ये बात है साल 1914 की, जब एक 8 साल का बच्चा जापान के एक गांव में खेल रहा था। तभी उसे 4 पहियों पर चलती एक मशीन दिखी। ये फोर्ड का मॉडल टी था, जिसको देखकर ये बच्चा बहुत ज़्यादा हैरान हुआ। यही वो दिन था जब उस 8 साल के बच्चे को गाड़ियों और मैकेनिकल पार्ट से पहली बार लगाव हुआ था। इसका नाम था सोचाइरो होंडा, और किसको मालूम था कि आने वाले वक्त में इसका नाम हमें हर छोटी और बड़ी गाड़ी पर देखने को मिलेगा। साल 1906 में जापान के माउंट फ्यूजी के करीब एक छोटे गांव में सोचाइरो होंडा पैदा हुआ था। उसके वालिद लोहार होने के साथ साथ पार्ट टाइम में साइकिल रिपेयर का काम भी करते थे। होंडा के 5 बहन भाई पहले ही मुख्तलिफ बीमारियों की वजह से इस दुनिया से जा चुके थे, लिहाजा उसके माँ बाप को अपने इस बच्चे से काफ़ी ज़्यादा उम्मीदें थीं। लेकिन होंडा को पढ़ाई में कोई लगाव नहीं था, अलबत्ता अपने वालिद के साथ साइकिल रिपेयर करने में उसको ज़्यादा दिलचस्पी थी। जब वो 16 साल का हुआ तो उसने न्यूज़पेपर में जॉब का एक ऐड देखा। आर्ट शोकाई नामी टोक्यो के इस ऑटोमोबाइल सर्विस स्टेशन पर टेक्नीशियंस चाहिए थे। होंडा ने कंपनी को जॉब के लिए लेटर लिखा और खुशकिस्मती थी कि वहां से पॉजिटिव रिप्लाई भी आ गया। यही वो वक्त था जब होंडा अपना घर और स्कूल छोड़कर कमाने की आस लगाए टोक्यो रवाना हो गया। होंडा का ख्वाब तो तब टूटा जब वो टोक्यो में आर्ट शोकाई पहुंच गया तो कंपनी के मालिक ने होंडा से सफाई का काम करवाना शुरू कर दिया और यहाँ तक कि उसे बेबी सिटिंग पर भी लगा दिया। होंडा बेचारा करता तो क्या करता, एक तरफ अपना घर और माँ बाप को छोड़कर निकला था तो दूसरी तरफ उससे फालतू काम लिए जा रहे थे। उसको वापस अपने घर जाने में शर्म आ रही थी, क्योंकि वो अपने माँ बाप को फेस करने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। यही वजह थी कि अगले कई महीनों तक वो यही ऑड जॉब्स करने पर मजबूर रहा। कुछ ही महीनों के बाद आर्ट शोकाई के मालिक ने होंडा से वर्कशॉप के काम भी लेना शुरू कर दिए। होंडा को इस काम में शुरू से ही बहुत शौक था, इसलिए वो चीज़ों को आसानी से ही समझ जाता था। चंद महीनों में वो हर तरह की गाड़ी और उनके पार्ट्स के बारे में काफ़ी कुछ जान चुका था। इसी दौरान आर्ट शोकाई ने 2 स्पोर्ट्स कार भी बनाई, जिसमें पहली गाड़ी थी आर्ट डैमलर और दूसरी थी सर्टिस। ये दोनों गाड़ियां यूज्ड इंजन्स को इस्तेमाल करके बनाई गई थीं, जिन्होंने साल 1924 में जापानीज मोटर कार चैंपियनशिप में पहली पोजीशन भी हासिल की। होंडा अभी तक एक अच्छा मैकेनिक था, लेकिन इस रेस में वो ड्राइवर के साथ इंजीनियर के तौर पर बैठा था। यही वो इवेंट था जिसके बाद सोचाइरो होंडा ने मोटर स्पोर्ट्स को अपना रिलीजन बना लिया। अगले कुछ सालों तक वो आर्ट शोकाई में ही जॉब करता रहा और अपने एक्सपीरियंस को भी बढ़ाता रहा। साल 1928 में 22 साल की एज में उसके मालिक ने अपनी एक और ब्रांच खोलने का फैसला किया। ये ब्रांड हमामात्सु शहर में खुलना था, जिसको चलाने के लिए मालिक ने होंडा को जिम्मेदारी देकर वहां भेज दिया। होंडा ने आर्ट शोकाई की इस नई ब्रांच को एक वर्कर से शुरू किया था और सिर्फ 2 ही सालों में 30 वर्कर तक पहुंचा दिया। वो अब एक ब्रिलियंट मैकेनिक और रेसिंग ड्राइवर भी बन चुका था। उसने अपनी महारत का फायदा उठाते हुए अपने मालिक के लिए एक नई स्पोर्ट कार डिजाइन की। ये गाड़ी 120 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल सकती थी, जिसने पुराने सारे रिकॉर्ड्स तोड़ दिए थे और ये रिकॉर्ड अगले 20 सालों तक जापान का हाईएस्ट रिकॉर्ड बना रहा। आर्ट शोकाई के मालिक के दिल में होंडा की अहमियत मजीद बढ़ चुकी थी, लेकिन होंडा तो अपनी खुद की वर्कशॉप खोलना चाहता था, लेकिन शायद किस्मत को यह मंजूर नहीं था। साल 1936 में रेसिंग के दौरान होंडा का एक खतरनाक एक्सीडेंट हो गया। इस एक्सीडेंट में उसकी जान तो बच गई, लेकिन उसका लेफ्ट बाजू फ्रैक्चर हो गया, शोल्डर डिसलोकेट हो गया और चेहरे पर कई जख्म आ चुके थे। होंडा को अपनी जिंदगी यहीं खत्म होती दिखाई दे रही थी। ना तो वो मैकेनिक का काम कर सकता था और ना ही रेसिंग में हिस्सा ले सकता था। कई महीनों के बाद जब वो दोबारा ठीक हुआ तो उसने आर्ट शोकाई के मालिक से रिक्वेस्ट की कि अब वो ये मैकेनिक का काम नहीं कर सकता, बल्कि उसने आर्ट शोकाई के मालिक को ये आइडिया दिया कि क्यों ना वो अब स्पेयर पार्ट्स बनाने के लिए एक अलग कंपनी
बनानी शुरू करे। लेकिन आर्ट शोकाई के मालिक ने होंडा का ये आइडिया फौरन ही रिजेक्ट कर दिया। उसको ऑलरेडी प्रॉफिट्स मिल रहे थे और वो ये नहीं चाह रहा था कि कोई नया रिस्क लिया जाए। तो होंडा ने डिसाइड किया कि पार्ट्स मैन्युफैक्चरिंग की कंपनी वो अकेले ही शुरू करेगा। साल 1936 में 30 साल की उम्र में होंडा ने अपने दोस्त के साथ मिलकर टोकाई सेकी हैवी इंडस्ट्री शुरू की और अपने दोस्त सोचाइरो काटो को उसका प्रेसिडेंट बना दिया। कंपनी तो वो खोल चुके थे पर होंडा के पास इसको चलाने के लिए कोई इन्वेस्टमेंट नहीं थी। वो दिन भर आर्ट शोकाई में काम करता था और जबकि रात में अपनी नई कंपनी के लिए खुद इंजन पिस्टन बनाने की कोशिश करता था। अगले कई महीनों तक वो इसी रूटीन पर चलता रहा लेकिन उसको कोई कामयाबी नहीं मिल सकी। उल्टा वो लगातार शिफ्टें लगा लगा कर कमजोर हो चुका था और एक के बाद एक नाकामी उसका रास्ता रोके बैठी थी। तभी उसने मेटलर्जी में महारत हासिल करने के लिए एक यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लिया था। साल 1939 में 3 सालों की लगातार मेहनत करने के बाद वो आखिरकार एक पिस्टन बनाने में कामयाब हो गया। अब उसने आर्ट शोकाई से जॉब छोड़ दी और फुल टाइम पिस्टन बनाने में लग गया। पर उसको ये मालूम ही नहीं था कि उसके बनाए हुए पिस्टन में अभी तक कई फॉल्ट्स मौजूद थे। उसने टोयोटा कंपनी को अपने पिस्टन्स ऑफर किए तो टोयोटा ने 50 में से 47 डिजाइन्स रिजेक्ट कर दिए। ये खबर होंडा पर बिजली बनकर गिरी क्योंकि उसके पास अब वापसी का भी कोई रास्ता नहीं था। उसने मुख्तलिफ कंपनीज की रिक्वायरमेंट्स को समझने के लिए पूरे जापान में घूमना शुरू कर दिया। अलग अलग फैक्ट्रीज में गया, कार मैन्युफैक्चरर्स से मिला। अगले कई साल उसने मार्केट को समझने में लगा दिए और उसके बाद होंडा ने एक बार फिर से पिस्टन बनाया। इस बार ये पिस्टन सारी कंपनीज के क्वालिटी कंट्रोल्स को पास कर चुके थे। उसको धड़ाधड़ ऑर्डर्स मिलना शुरू हो गए और एक बार फिर से होंडा को अपने ख्वाब पूरे होते दिखाई दिए। ऑर्डर्स को पूरे करने के लिए उसकी कंपनी ने 2000 वर्कर्स को भी हायर कर लिया। होंडा की ये खुशी सिर्फ चंद दिन की मेहमान थी, ये किसको मालूम था। साल 1941 में जापान वर्ल्ड वॉर 2 में कूद गया और मिनिस्ट्री ने कई जापानीज कंपनीज को अपने कंट्रोल में ले लिया, जिसमें एक कंपनी सोचाइरो होंडा की भी थी। होंडा को डाउनग्रेड करके उसी की कंपनी का सीनियर मैनेजिंग डायरेक्टर बना दिया और चीजें तब मजीद खराब हो गईं जब कंपनी के वर्कर्स को मिलिट्री सर्विस में लगा दिया गया। अगले 3 साल इंतहाई मुश्किल हालात में गुजरे, लेकिन साल 1944 में एक वाकया हुआ जिसने होंडा की उम्मीदों पर पूरी तरह से पानी फेर दिया। एयर रेड के दौरान एक मिसाइल सीधा होंडा की फैक्ट्री पर आ लगा और पूरे मुल्क के हालात बद से बदतर होते जा रहे थे। जापान जंग हारता हुआ दिखाई दे रहा था। फिर 1945 में 2 न्यूक्लियर अटैक्स हुए जिसने जापान की सिरे से कमर ही तोड़ दी। इस वाकये के बाद जापान ने अमेरिकन के सामने सरेंडर कर लिया। जंग तो अब खत्म हो चुकी थी लेकिन होंडा अपना सब कुछ खो चुका था। उसने अपने बचे कुचे एसेट्स टोयोटा को 4,50,000 येन्स में बेचे और एक बार फिर से जॉबलेस होकर बैठ गया। ये हालात सिर्फ होंडा के साथ नहीं थे बल्कि पूरा जापान बहुत बुरे क्राइसिस से गुजर रहा था। इकोनॉमी डाउन हो रही थी, खाने पीने की शदीद कमी और महंगाई ने सबकी कमर तोड़ कर रख दी। पब्लिक ट्रांसपोर्ट का मिलना इंतहाई मुश्किल था क्योंकि जापान में पेट्रोल भी नायाब हो चुका था। इसी दौरान होंडा को जापानीज इंपीरियल आर्मी का एक छोटा इंजन मिला जिससे आर्मी वायरलेस रेडियो चलाया करती थी। अपनी आदत से मजबूर होंडा को एक आइडिया आया। उसने सोचा कि क्यों ना इस इंजन को एक साइकिल में लगाकर अपनी ट्रांसपोर्ट का मसला हल किया जाए। इससे ट्रांसपोर्ट आसान भी हो जाएगी और सस्ती भी पड़ेगी क्योंकि उस दौर में लोग पहले ही महंगाई से बहुत परेशान थे। तो जब लोगों ने यही इंजन एक साइकिल पर लगा देखा तो सबको ये आइडिया बहुत अच्छा लगा। चंद यूज इंजन्स तो होंडा को मिल गए लेकिन लोगों की डिमांड इतनी ज्यादा थी कि अब होंडा ने खुद का नया इंजन डिजाइन कर लिया। ये हिस्ट्री में पहली बार था कि किसी मशीन पर होंडा का लोगो दिखाई दिया। होंडा के पास इतने पैसे नहीं थे कि वो मास लेवल पर ये साइकिल्स बना सके, लिहाजा उसने 18,000 दुकानदारों के नाम एक ओपन लेटर लिखा। लोगों को होंडा पर इतना भरोसा था कि 3,000 दुकानदारों ने उसको पॉजिटिव रिप्लाई दिया और पैसे भी एडवांस में दे दिए। अगले 3 सालों में होंडा ने एक ऐसी मोटरसाइकिल बनाई जो मार्केट की रिक्वायरमेंट के एन मुताबिक थी। ये सुपर कप के नाम से लॉन्च की गई जिसने मार्केट में आते
आते ही धूम मचा दी। ये मॉडल इतना कामयाब हुआ कि 1958 में इसने अमेरिका की अपनी ट्रायम्फ और हार्ले डेविडसन की सेल्स को भी पीछे छोड़ दिया। क्योंकि होंडा को रेसिंग का बहुत शौक तो था ही, इसीलिए उसने स्पोर्ट्स बाइक बनाने का फैसला किया। वो मुख्तलिफ बाइक रेसेस में जाता और जीतने वाली बाइक्स के खास फीचर नोट डाउन करता था। उस दौर में ऐसे स्पोर्ट्स कंपटीशंस रेस से ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज के लिए मार्केटिंग के टूल हुआ करते थे। चंद सालों में होंडा की पहली स्पोर्ट्स बाइक लॉन्च की गई, जिसने 1962 में इंटरनेशनल रेसिंग कंपटीशन में पहली पोजीशन हासिल की। इस रेस ने होंडा का नाम पूरी दुनिया में फेमस कर दिया। 1960s में होंडा दुनिया की सबसे बड़ी मोटरसाइकिल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी बन चुकी थी और 1968 तक ये 1 करोड़ यूनिट सेल कर चुके थे। अपनी जिंदगी के 62 साल गुजारने के बाद आखिरकार सचारो होंडा को कामयाबी तो मिल चुकी थी, लेकिन जो ख्वाब वो बचपन से ही लिए बैठा था वो अभी तक पूरा नहीं हो पाया था। होंडा अब कार मैन्युफैक्चरिंग की तरफ भी जाना चाहता था। कई लोगों ने उसको ऐसा करने से मना भी किया, लेकिन उसने किसी की भी नहीं सुनी। उस वक्त जापान में ऑलरेडी टोयोटा और निसान जैसी कंपनीज अपना बिजनेस जमाए बैठी थी। वहाँ मार्केट में अपनी नई जगह बनाना काफी मुश्किल था। होंडा ने अपनी पहली पिकअप ट्रक 360 लॉन्च की, जो कि फेल हो गई। उसके बाद स्पोर्ट्स कार S500 लॉन्च की, जिसके सिर्फ 1300 यूनिट्स ही बिक पाए। कई सालों की मेहनत और कई दर्जन डिजाइन्स रिजेक्ट होने के बाद फाइनली 1972 में होंडा सिविक लॉन्च की गई। ये वो गाड़ी है जिसके नए मॉडल्स आज तक पूरी दुनिया में फेमस हैं। 1980 में होंडा मोटर्स जापान की तीसरी बड़ी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी थी और सिर्फ 10 सालों में ये दुनिया की तीसरी बड़ी कंपनी बन गई। आज होंडा का नाम हमें कार्स, मोटरसाइकिल्स, बोट इंजन्स, प्लेन इंजन्स और दर्जनों पावर टूल्स पर देखने को मिलता है। सोचाइरो होंडा ने होंडा सिविक के लॉन्च होने के अगले ही साल 1973 में कंपनी से रिटायरमेंट ले ली थी और 5 अगस्त 1991 को सोचाइरो होंडा की जिंदगी का ये सफर हमेशा के लिए खत्म हो गया। उम्मीद है आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि हमारी नई आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।